रहीम बेटा, आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, हम अपने प्रीवियस जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स है कर थोड़ा सा रह गया था, सेकंड पार्ट उसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही आज हम एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर हम दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। और ये बड़ी दफ़ा आ जाता है। आप ये सोचें कि ये सवाल जो दोनों है ना, ये हर साल रिपीट होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में कहीं ना कहीं पे एडजस्ट होते हैं तकरीबन, ठीक है। तो दे आर सो मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको वो सारी हेडिंग्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स लिखना भी सिखाया। और जब ये दोनों कंप्लीट होंगे तो आप फिर लिख ही लाइएगा, है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में बेटा हम जो आज बात करेंगे वो है एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर। ये हेडिंग्स, ये पिछले हमारी आई थिंक 4 हेडिंग्स हो गई थी या 3 हो गई थी, 4, स्पेसिफिसिटी, प्रोटीन इन नेचर, स्पीड और एक्टिव साइट, ठीक है। तो आज हम जो 5वीं हेडिंग बेटा बात करेंगे वो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज द एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। ये मैं आपको बेटा बात बताता हूं, एक बात याद रखिएगा। एक्टिवेटर किस चीज को कहते हैं बेटा? कई दफा याद रखिएगा, बस आपने डेफिनेशन ये लिखनी है कि एक्टिवेटर वो चीज होती है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, फर्दर इंक्रीज कर देती है। कैसे? उसके 100 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं वो एंजाइम्स की। एंजाइम समटाइम कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं बेटा जो इनएक्टिव होते हैं। हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, हम पेप्सिन की ही बात कर लें। आपने पेप्सिन का नाम सुना है ना? अभी किताब में भी इधर भी लिखा हुआ था एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की, उसमें पेप्सिन बेटा एक एंजाइम है जो हमारे मैदे में होता है। और ये हमारी खुराक में जो प्रोटीन वाला पार्ट है, जो गोश्त वाला पार्ट होता है, अंडे यानी प्रोटीन्स को ये हजम करता है, डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है, सही है। तो ये एंजाइम और इस जैसे कई और एंजाइम्स वो बेसिकली इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते जब वो प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनको एक्टिवेट किया जाता है। मसलन पेप्सिन का एक्टिवेटर कौन है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पेप्सिन जब निकलता है ना, बस एक्टिवेटर हम क्या कहेंगे? दोज सब्सटेंसेस, दोज केमिकल्स विच इंक्रीज दी, या इंक्रीज से अच्छा लफ्ज है इनहेंस, विच इस जगह पे, ठीक है, विच इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। यहां पे आई आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं ताकि आपको भूले ना। दैट इज बेटा पेप्सिनोजिन जो है, यानी पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसकी इनएक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिनोजिन कहते हैं, और इसको एक्टिव किया जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काम HCl करता है, जो HCl इज द इनहिबिटर, एक्टिवेटर ऑफ द पेप्सिनोजिन या पेप्सिन। ये आपको इक्वेशन से, एग्जांपल से ये बात याद रहेगी, सही है। दूसरी बात अगर हम करें बेटा इनहिबिटर्स की, तो इनहिबिटर्स उन चीजों को कहते हैं विच स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो करते हों। उसके भी 100 तरीके हैं बेटा। कैसे? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, नंबर 1 मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, किताब में ये नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। वो नंबर 1 वो क्या है बेटा कि कोई भी इनहिबिटर जो होता है ना, वो या तो दे कैन ब्लॉक द एक्टिव साइट, यानी आप समझें कि मैं एक बंदे को मारने लगा था है अपनी एक्टिव साइट से, मैं एंजाइम और वो सबस्ट्रेट है, तो एक तीसरा बंदा इनहिबिटर आ गया तो उसने मेरे हाथ पकड़ ली, अब एक्टिविटी स्लो हो गई ना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दे ब्लॉक द एक्टिव साइट, या फिर वो मुझे पीछे से पकड़ के इधर खींच ले पीछे, चल भाई अभी मैं एक्शन तो नहीं कर सकूंगा ना। तो वो एंजाइम्स की स्ट्रक्चर कहीं और, यानी फर्ज किया ये एक्टिव साइट है ना, अगर फर्ज किया ये एक्टिव साइट है इतनी सी, तो वो इधर उधर पकड़ के एंजाइम्स को खराब कर देते हैं, यानी दे कैन डीनेचर द एंजाइम। डीनेचर का मतलब होता है डिस्ट्रॉय द एंजाइम। फिर आगे इसकी टाइप्स हैं, कंपेटिटिव, नॉन, उसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ना, वो फर्स्ट ईयर के अंदर भी सेम टू सेम यही चैप्टर ऐसे इसी नाम से है, उसमें आपको डिटेल पढ़ाई जाएगी। आई थिंक फर्स्ट ईयर में कि सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में, हाँ।
तो ये आपको लग गया पता, दैट इज दे स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की 5वीं हेडिंग थी कि एंजाइम्स की कैरेक्टर ये है कि उनकी एक्टिविटी को एक्टिवेटर्स की मदद से ज्यादा किया जा सकता है और इनहिबिटर्स की मदद से स्लो डाउन भी किया जा सकता है। तो उसके बाद अब जो अगली हेडिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, इसमें से तो शॉर्ट भी बड़े बन जाते हैं अगर लॉन्ग ना भी आए तो। दैट इज व्हाट वी से दैट कोफैक्टर। फर्ज किया ये जो बंदे को मैंने मारना है, अभी यहां पे जो बंदा, अभी जिसको मैं एक एंजाइम हूं और जो सबस्ट्रेट है, फर्ज किया वो जो बंदा है वो उसने कोई ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसको मैं पकड़ नहीं सकता। हो सकता है वो करंट मारता हो सकता है वो कोई गर्म हो सकता है वो कोई लिबास जो है वो बड़ा फिसलन वाला हो, लाइक बड़ा स्लिपरी हो, मैं उसको पकड़ ना पाऊं, है जी। अब क्या होता है, सारे एंजाइम तो नहीं लेकिन कुछ एंजाइम को ये जो काम मैं करने लगा हूं ये करना पड़ता है। क्या? अभी मुझे कोई ऐसे ग्लव्स पहनने पड़ेंगे कि उसको मैं गर्म चीज को पकड़ सकूं, या मुझे कोई रबड़ के ग्लव्स पहनने पड़ेंगे तो मैं इसको करंट वाली चीज को पकड़ सकूं, या मुझे कोई सख्त ऐसे हार्ड चीज लेनी पड़ेगी ताकि मैं उसको स्लिपरी को आराम से ऐसे जकड़ सकूं, या मैं कोई डंडा पकड़ूंगा। हमारे कारी साहब क्या करते थे, वो उनका डंडा आगे से ऐसे था, खूंटी, वो बूढ़े थे ना तो वो चलते थे तो वो उस डंडे से पकड़ के ऐसे खींच लेते थे यहाँ पे गले में डाल के, सही है। तो वो अब हाथ से नहीं पकड़ते थे, वो क्या उस डंडे से पकड़ के ऐसे खींच लेते थे। अभी अक्सर बूढ़ों को आपने डंडा देखा होगा, वो ऐसे ऐसे पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो वो जो सोटा था ना उसको हम कुंडा कहते थे उस वक्त, ठीक है, क्योंकि वो कुंडा पकड़ के ना, कुंडा लगाते हैं ना, इसमें कुंडी लगाते हैं बीएफ में, वो पकड़ के ले आते थे, खींच लेते थे। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे एंजाइम थे, यानी अगर मैं ऐसे करूं तो मैं एक ऐसा एंजाइम हूं जो किसी चीज की मदद से अपनी सबस्ट्रेट को पकड़ रहा है। यानी सारे एंजाइम ये काम नहीं करते, सम एंजाइम रिक्वायर अ फैसिलिटेटर। वो मैं उसको बताता हूं अभी क्या है। तो बेटा आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि एंजाइम प्रोटीन्स के नहीं बने होते। तो अगर किसी एंजाइम्स को अपने काम के लिए प्रोटीन के अलावा, अपने स्ट्रक्चर के अलावा कोई और एड चाहिए तो उस एड को, उस हेल्प को हम कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोफैक्टर। तो हम कहेंगे सम एंजाइम्स, नॉट ऑल बेटा, सम एंजाइम रिक्वायर ए नॉन प्रोटीन पार्ट, एक ऐसा पार्ट जो कि प्रोटीन नहीं है, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड, यानी वो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम फर्ज किया ये बेटा एक एंजाइम है, और ये जो जगह मैं आपके सामने ऐसे रेड से गोल गोल ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये उसकी एक्टिव साइट है। तो फर्ज किया ये जो चीज है ना, ये है कोई कोफैक्टर जो जरूरी था, ये कोफैक्टर हो सकता है, ये हेल्प करता है एंजाइम को उसकी एक्टिविटी के अंदर। लेकिन एक बात बेटा, इस कोफैक्टर की नेचर क्या है और ये कितना जुड़ा हुआ है बॉडी के साथ। फर्ज किया वो डंडा जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो तो उनकी जिस्म का परमानेंट पार्ट तो नहीं था ना गारी साहब का, वो तो लूजली अटैच था, उन्होंने पकड़ा हुआ था, जब चाहे छोड़ सकते थे, ठीक है। कोई ऐसी चीज हो सकता है मेरे यहाँ पे कोई लोहे का चीज बना हो, वो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी से निकला हुआ हो, वो तो मेरी बॉडी के साथ परमानेंटली अटैच्ड है, सही है। और ये वाला जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये प्रोटीन नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। आप जानते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं इकट्ठे, और जिनके अंदर नहीं होते वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आप अगर गौर करें तो इसकी क्लासिफिकेशन बेटा की जाती है। मसलन अगर ये ऑर्गेनिक हो, ठीक है, और दूसरी ऑप्शन ये कि या ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की एग्जांपल्स हैं मसलन वो एक्टिवेटर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम आम जुबान में एक्टिवेटर कह सकते हैं।
और इसकी एग्जांपल है, फर्ज किया सोडियम आयंस, ये थोड़ा सा ए नीचे है, पोटाशियम आयंस, ठीक है, मैंगनीज, फिर हम कहेंगे क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयंस, बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम आयंस, मुख्तलिफ, इनमें से कोई एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। मुख्तलिफ, ये इनऑर्गेनिक चीजें हैं, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स नहीं है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर बेटा दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो वो टाइटली बाउंड हो सकता है एंजाइम के साथ, यानी ये जो लाल है ये इस एंजाइम का परमानेंट पार्ट है, इसके साथ हमेशा रहता है इनऑर्गेनिक लेकिन उसके साथ हमेशा रहता है, सही है। तो टाइटली बाउंड हो सकता है या फिर लूजली अटैच्ड हो सकता है। बेटा समझ आ रही है? आइदर यानी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर that is tightly bound to the enzyme that is called as prosthetic group, prosthetic group, सही है। और जब बेटा किसी, यानी अगर हम कहें जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच आर लूजली अटैच्ड, कोफैक्टर क्या होता है आप अच्छी तरह आपने पढ़ लिया, so organic cofactors which are loosely attached to the enzyme they are called as the coenzyme, उसको coenzyme भी कहते हैं, समझ रहे हैं। तो बेटा एक बात बस याद रखिएगा, जिस एंजाइम का कोफैक्टर, यानी अगर एंजाइम मैं आपके सामने बना ही देता हूं, एंजाइम और उसका कोफैक्टर अगर रिमूव किया गया हो, यानी कोफैक्टर साइड पे हो, फर्ज किया ये है, इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं बेटा? एपो एंजाइम, ठीक है। और जिसका कोफैक्टर उसके साथ लगा हुआ हो उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। ऐसा एंजाइम जिसका कोफैक्टर रिमूव्ड हो उसे क्या कहते हैं? एपो एंजाइम, और जिसको हो उसके साथ अटैच्ड हो उसे होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? अब आखिरी चीज रह गई है, दैट इज व्हाट वी से द मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे आपको मैंने एक बार बताया था साथ, दैट इज मेटाबॉलिक पाथवे। मैं इसकी डेफिनेशन बेटा आपको लिखवाता हूं, उससे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको ये वाली बात समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा फर्ज किया अगर मैंने किसी चीज़ को तोड़ना है, सही है, या हम किसी जानवर को ज़िबा करना है और उससे एक प्रोडक्ट बनानी है, गोश्त बनाना है, कीमा बनाना है या खाना पकाना है, फ़र्ज़ किया, ठीक है। तो एक फ़र्ज़ किया हम एक मुख्तलिफ बंदे खड़े में हैं, मैं एक हूँ, दूसरा भाई साहब यहाँ, तीसरे वहाँ, चौथे पाँचवें छठे, फ़र्ज़ किया। तो वहाँ से एक जानवर को पकड़ा, तो जो पहला बंदा है उसने ज़िबा कर दिया, उसे ज़िबा करना ही आता है, उसे और कोई काम नहीं आता, क्योंकि मैंने एक बात कही थी, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू नेचर ऑफ सबस्ट्रेट एंड नेचर ऑफ रिएक्शन, हमने उस दिन बात की थी कल, है ना। तो अगर उसने जो बकरा या भेड़ पकड़ के ज़िबा कर दिया, अब दूसरा जो बंदा है वो खाल उतारने में माहिर है, वो दवा उसकी खाल उतार देगा, सही है। इसी तरह एक तीसरा बंदा है, वो क्या काम करता है, वो उसको साफ़ सूफ करने में माहिर है, उसने साफ़ सूफ कर दिया। चौथा बंदा उसको काटने में माहिर है, पांचवा बंदा उसका कीमा बनाने में माहिर है, छठा बंदा उसको पकाने में माहिर है, फिर एंड पे मैं खाने में माहिर हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जो एक, अब इस बंदे को आप एंजाइम समझे, अगले को अगला एंजाइम समझे, अगले को अगला एंजाइम समझे, हर बंदा एक एंजाइम है। एक एंजाइम ने जो सबस्ट्रेट पकड़ी, जी देखें बेटा, एंजाइम सबस्ट्रेट पकड़ता है जिसके ऊपर एक्शन करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, सही है। तो एक एंजाइम ने जो सबस्ट्रेट पकड़ी वो भेड़ थी, दूसरा उसने ज़िबाशुदा भेड़ आगे दे दी, वो उसकी प्रोडक्ट थी। उसकी प्रोडक्ट अगले एंजाइम की क्या हुई? सबस्ट्रेट, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट को अगले बंदे ने क्या किया? साफ सुफ किया, उसका खाल उतार दी, वो उसकी सबस्ट्रेट, उसने प्रोडक्ट बना दी खाल उतार के बगैर। अगले बंदे ने उसको साफ सूफ या काटना माटना है, तो उसको वो जो गोश्त का एक बड़ा उसको पूरा कारकस मिला, यानी वो भेड़ का हिस्सा, तो उसको उसने काट माट के, तो वो उसका प्रोडक्ट बन गया। उसकी जो बोटियां थी उसको अगले बंदे ने कीमा बनाया, तो वो उसका सबस्ट्रेट। यानी एक एंजाइम का सबस्ट्रेट प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट बनता है।
फिर उसका प्रोडक्ट उसके अगले का सबस्ट्रेट बनता है। इस बात को समझ रहे हैं ना आप बात को? मैंने आसानी के लिए, मतलब जितना आसान हो सकता था मैंने एग्जांपल दे दी कि दी सबस्ट्रेट यानी एंजाइम्स सम टाइम एक सीरीज में काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं। एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज द सबस्ट्रेट फॉर द अदर एंजाइम फॉर द नेक्स्ट वन। और इससे क्या होता है, एक चीज से बनते 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 एक नई चीज एट द एंड बन जाती है जो बननी होती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस। मैं अभी आपको वो, खैर अगले चैप्टर 7वें में हम पढ़ेंगे भी कि ग्लाइकोलिसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में बेटा ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज को तोड़ना। उसमें ग्लूकोज को तोड़ के उससे पायरुविक एसिड बनाए जाते हैं और ये मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन होता है और हर स्टेप का एंजाइम अलग अलग होता है। सही है। तो इसी तरह फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स भी हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो बेटा आप ये लिखेंगे, समटाइम्स डिफरेंट एंजाइम्स वर्क इन अ सीरीज इन विच द प्रोडक्ट of one enzyme reaction या one enzyme कह सकते हैं, becomes the substrate for the other enzyme. These series are called as metabolic pathways और इसकी definition किताब में लिखी हुई है। Several enzymes can work together in a specific order. In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of the other enzyme and convert it into an other product। यानी एक एंजाइम दूसरे की इस प्रोडक्ट को पकड़ता है और उसको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेटा आपको लग गई समझ। यहां तक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। इसका पिछले लेक्चर के अंदर एक हमने कुछ पार्ट 4 हेडिंग्स उधर पढ़ी थी और 3 आज की हैं। तो ये पूरी डिटेल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा आज का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसे कहते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अच्छा सही, एक चीज रह गई है बेटा, दैट इज द यूजेज ऑफ एंजाइम। हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आज रोक देते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं द यूजेज ऑफ एंजाइम्स के ऊपर, क्योंकि ये मुझे लगा था मैं भूल गया हूं। यूजेज ऑफ एंजाइम्स, अगर हम यूजेस ऑफ एंजाइम्स की बेटा बात करें ना, तो आप ये सोचें कि आजकल के दौर में एंजाइम्स तकरीबन, नॉट ऑल पर तकरीबन हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और उनमें से जो बहुत बड़ी, सीमेंट वगैरह की बात नहीं हो रही, ठीक है, यानी मुख्तलिफ और इंडस्ट्रीज, तकरीबन बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर एंजाइम्स का यूजेज आता है। जिनमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर एंजाइम्स कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूँ अभी। तो सबसे पहली इंडस्ट्री है बेटा फूड इंडस्ट्री। ये इसमें एंजाइम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये इंडस्ट्री भी बेटा बहुत बड़ी है। देखें ना कितनी हर तरह मुख्तलिफ। अब आगे आगे मजीद फूड इसमें करते क्या है बेटा, समटाइम एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है यीस्ट से। जो एंजाइम्स बनते हैं उनको मुख्तलिफ खुराक जो है, मुख्तलिफ फूड जो है उसको कलर देने के लिए, उसको क्या उसे कहते हैं, उसको हाजमेदार बनाने के लिए, उसकी पार्शल डाइजेशन के लिए, उसका फ्लेवर बदलने के लिए, उसको हम कहते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाने के काबिल नहीं होती, लेकिन उनको खाने के काबिल बनाने के लिए, इसे कहते हैं पैलेटेबल बनाने के लिए, यानी कोई चीज़ जो हम खा सकें आराम से, ठीक है। मसलन कोई चीज़ का हमें फ्लेवर नहीं पसंद तो हम उसकी, बेटा फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है फूड की। फर्मेंटेशन, मसलन कोई बंदा भी रोटी नहीं खा सकता, ठीक है, वो उसको पसंद नहीं है तो ब्रेड खा सकता है। तो रोटी से ही ब्रेड बनती है ना, आटे से। तो वो क्यों, उन्होंने उसको इस तरह मॉडिफाई किया है, उसमें यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं। और यीस्ट, जिसका आटे को खमीर लगाना, तो वो यीस्ट जो होता है वो क्या काम करता है, वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है और वो एंजाइम उस खुराक को फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंटेशन क्या होती है हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फिर 10वीं क्लास में भी आप पढ़ने वाले हैं। सही हो गया। तो ये आपको लग गया पता कि एंजाइम्स फूड इंडस्ट्री में नंबर 1। अच्छा, उसका एक और फायदा भी होता है। आटा जो है
अभी फूड इंडस्ट्री में क्या होगा कि एंजाइम्स, अभी आटे को आप एक दिन रखें हैं तो वो तो खराब हो जाएगा दूसरे दिन, लेकिन वो आटा जिसको आपने ब्रेड बना लिया है वो 3-3, 4-4 हफ्ते भी, 2-2 हफ्ते भी चल सकता है। सही है। तो इसको अगर हम बात करें तो नंबर 1 फूड इंडस्ट्री में एंजाइम कहां इस्तेमाल होते हैं? नंबर 1 फूड प्रोसेसिंग के अंदर, यानी ताकि प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, यानी खुराक को उसको प्रोसेस किया जा सके, उसको नई नई चीजें उससे बनाई जा सके। फिर बेकरी इंडस्ट्री आप अच्छी तरह जानते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, उसमें भी यही सारा कुछ इस्तेमाल होता है। आई थिंक बेकरी के स्पेलिंग यही होते हैं ना, ई शायद नहीं होता होगा, बेकरी प्रोडक्ट्स, सही हो गया जी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड इंडस्ट्री के अंदर अच्छा वो आगे बीवरेज इंडस्ट्री, ये भी एक तरह का फूड इंडस्ट्री का ही पार्ट है। फिर इसके अलावा बेटा हम कहेंगे टू मेक द फूड पैलेटेबल, यानी उस खुराक को खाने के काबिल बनाने के लिए, सही है, उसको हम कहेंगे टू हेल्दियर, हेल्दी बनाने के लिए फूड को। कैसे भी एक बंदा है वो दूध नहीं पी सकता तो उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं दही में, ठीक है, तो ये एंजाइम्स ही होते हैं ना, ये जो बैक्टीरिया है या जो यीस्ट है ये कैसे एक दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बेटा ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि ये एंजाइम्स बनाते हैं, वो एंजाइम मुख्तलिफ काम का, खैर उससे हमारा कोई लेना देना अभी नहीं है। बस इतना आपने याद रखा कि ब्रेड बनाने के लिए, फूड को प्रोसेस करने के लिए, फूड को लंबे अरसे तक उसको सेफ रखने के लिए एंजाइम्स का बड़ा तगड़ा इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरी इंडस्ट्री है उसको हम कहते हैं बेटा बीवरेज इंडस्ट्री या ब्रीविंग इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है, देखें आप गौर करें, अल्कोहल प्रोडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अल्कोहल प्रोडक्शन में यीस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, शराब बनाने में, और वो जो यीस्ट है या जो बैक्टीरिया भी जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और एंजाइम्स आगे जाके उस खुराक को, उस चीज़ को, जूस को या आलूओं को, जिस चीज़ को भी करना हो उसको कन्वर्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, शराब में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाकायदा प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, जब आप 12वीं क्लास में जाएंगे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वहाँ पे किस तरह से फूड को 11वें चैप्टर में लिखा है कि भाई किस तरह से शराब जो है वो बनाई जाती है इंडस्ट्रियल स्केल पे। उसके अलावा बेटा आपको लिखा होगा बीवरेज प्रोडक्ट्स, जिस तरह माल्टेड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि आप ये माल्ट 79 वगैरह जो आप पीते हैं, लेमन माल्ट वगैरह होते हैं, ये सारी फर्मेंटेड फूड होती हैं, ये ऐसी चीज़ें होती है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो ये जो माइलो वगैरह होता है ये भी फर्मेंटेड फूड है, इसमें वो उनकी अपनी रेसिपी होती है, लेकिन जौ और ये दूध वगैरह को फर्मेंट करके ये एक चीज़ बनाई जाती है, उसके ऊपर तो यही लिखा आता है, ठीक है। तो आपको लग गया पता कि बहुत सारी यानी माल्टी ड्रिंक्स, अल्कोहल प्रोडक्शन, फिर ऐसे जूसेस, अगर कई दफ़ा आपने देखा होगा ये गोरमे पे वो जूस मिलता है, इतनी बड़ी बोतल, वो पूरी ऐसी लगती है जैसे शराब जैसी, प्योर हेवन के नाम से, उसको आप खोलते तो आवाज़ भी आती है। तो दैट इज़ व्हाट वी से कि वो भी एक तरह की बीवरेज प्रोडक्ट है, और उसमें भी, उसकी प्रोडक्शन में भी एंजाइम्स इस्तेमाल हुए हैं, सही है जी। तो ये एक ब्रीविंग इंडस्ट्री का हमें पता लग गया। इसके अलावा बेटा पेपर इंडस्ट्री, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री, अच्छा आपको एक बात बताऊंगा मैं बेटा, पेपर कैसे बनाया जाता है। अगर आप इस चीज़ पे गौर करें ना तो पुराने कागज़ जमा नई लकड़ी का भूसा नहीं होता, बुरादा वगैरह, वे जो इधर जब वो चीरते हैं लकड़ियों को तो उससे जो वो निकलता है, सॉ डस्ट कहते हैं उसको, जो आरी को, ठीक है, उसको, और फिर ये जो तूड़ी होती है, तूड़ी मतलब गंदुम का जो भूसा होता है, वो दाने निकालने के बाद जो बाकी सामान बचता है, वो ये सारा कुछ जो होता है ना बेटा, इसको इकट्ठा करके इसको बड़े बड़े टैंकर्स में डाल दिया जाता है, बड़े बड़े टैंकर, इस कमरों से भी बड़े बड़े टैंकर्स, उनके अंदर डाल देते हैं फिर, और उसमें पानी भर देते हैं। अब ये सारी चीज़ जो है, अब ये चीज़ें तो होती हैं आपको पता है हार्ड, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हार्ड है ना, इनको सॉफ्ट किया जाता है। कैसे? पानी, सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, इनको सॉफ्ट करने के लिए पल्प, जो ये जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो पेपर पल्प बनता है, ठीक है। वो कैसे बनाया जाता है? एंजाइम इसमें रखे जाते हैं, जो इनके अंदर, ये सारी चीज़ों में स्टार्च भी होती है, इनमें सेलुलोज भी होता है, इनमें लिग्निन भी होती है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये केमिकल्स हैं। जो ये जो लकड़ी है, लकड़ी में लिग्निन ज़्यादा होता है,
जो पौधों के बाकी मटेरियल्स हैं उनमें सेलुलोज भी ज़्यादा होता है। इसी तरह से यानी जो जो मटेरियल होता है ना उसको क्या किया जाता है, उसको वो बनाया जाता है, ये एंजाइम्स उसको तोड़ के उसको सॉफ्ट कर देते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ द वुड फॉर मेकिंग द पेपर पल्प। सही है, तो यहां पे एंजाइम्स कहां इस्तेमाल हुए, सॉफ्टनिंग ऑफ वुड टू मेक द पल्प। पल्प वो चीज होती है, वो जो सॉफ्ट सा बन जाता है ना उसे कहते हैं पल्प। फिर उसको क्या करते हैं, गरम गरम रूलर्स होते हैं, आपको पता है ना वो रोलर्स होते हैं, उनके अंदर से गुजारते हैं तो शीटें बनती जाती हैं। वो जो पल्प होता है ना उसको पहले मतलब मैंने एक दफ़ा एक जगह पे देखा था, लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं जानता इस इंडस्ट्री की। मेरे एक दोस्त है, उसके वालिद साहब इसमें काम करते थे, तो उसको यानी वो रोलर्स के अंदर से जब उस पल्प को गुजारते हैं तो उसकी वो गरम गरम रोलर्स होते हैं, उसकी शीटें बनती जाती हैं ऐसे। फिर आगे उनको कट्स लगते जाते हैं, फिर आगे उसके ऊपर कोई कटिंग शटिंग जो भी हिसाब किताब होना हो वो सारा कुछ होता जाता है। तो ये बेटा आपको लग गया पता कि पेपर इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स क्या काम करते हैं। फिर आखिरी जो बड़ी वो तो आसान चीज है वो है बेटा बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट का मतलब क्या, डिटर्जेंट किसे कहते हैं, ये जो चीज ये जो सर्फ वगैरह जो हम वॉशिंग कपड़े साफ करने के लिए, दागों को खत्म करने के लिए, दाग तो अच्छे होते हैं, वो जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज व्हाट वी से दैट इज द डिटर्जेंट। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स का मतलब बेटा ये है कि अगर फर्ज किया मेरी इस शर्ट के जर्सी के ऊपर एक ऐसा दाग लग गया है जो कि सही नहीं हो सकता, यानी वो प्रोटीन इन नेचर है, वो प्रोटीन्स का बना हुआ है। अब मैं यानी वो जो चीज़ थी ना वो प्रोटीन थी, अब वो पक्का इस पे स्टेन हो गया है, दाग लग गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक स्पेसिफिक एंजाइम्स इस्तेमाल कर सकता हूँ जो उसी प्रोटीन को तोड़ने वाला हो, तो वो उस प्रोटीन को ब्रेक करेगा और वो ख़त्म हो जाएगी और वो सारा दाग यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सही है, तो एंजाइम्स बेटा बायोलॉजिकल डिटर्जेंट इसको कहते हैं, यानी ऐसा डिटर्जेंट जिसमें एंजाइम्स और एंजाइम्स इस्तेमाल हुए। तो ये एक नई इंडस्ट्री है, क्योंकि ये जो केमिकल डिटर्जेंट है ना, इन्होंने हमारी जो लेक्स और जो नहरें हैं लोग उसमें ये सारा भेज देते हैं, तो उसका बड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो कई जो दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो बाकायदा डिटर्जेंट्स बायोलॉजिकल ही इस्तेमाल करते हैं, और कई ऐसे मुल्कों में कई ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली बाकायदा हुकूमत की तरफ से पाबंदी होती है कि आपने ये ही डिटर्जेंट इस्तेमाल करना है। और वहाँ पे क्या होता है कि वो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रियाँ बनी होती हैं, पब्लिक लॉन्ड्रीज, यानी वहाँ मशीनें लगी होती हैं तो बंदे खुद आके तो अपने कपड़े धो सकते हैं खुद ब खुद, और इसी तरह वहाँ से वो धो के और फिर वो ड्रायर्स में घुमा के फिर वहाँ से ले स्पिनर्स में वहाँ से फिर ले के चले जाते हैं वो अपने घरों में उसको कर। ऐसा होता है, ऐसा हो। फिर हॉस्टल्स वगैरह में तो ऐसा होता ही होता है, वो तो आपको पता ही है। तो ये आपको पता चल गया बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में बेटा ये थे यूजेस ऑफ एंजाइम्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, बाकी हम अगले लेक्चर में